गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। रिवीजन यूपीएससी आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2023। द हिंदू में आज आर्टिकल ज़्यादा अच्छे दिन रखे हैं, तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है हिस्टोरिक विद अ स्मॉल एच, तो बेसिकली ये कास्ट सेंसस से रिलेटेड आर्टिकल है। सतीश देश पांडे ने लिखा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो भाई, पहली बात, अभी हम सबको पता है कि भाई बिहार में कास्ट सेंसस कराया गया है, और ये माना जाता है कि कोई भी कास्ट डाटा जो होता है, जब भी कुछ कलेक्ट करा जाता है, वो हमेशा पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जाता है कि भाई पॉलिटिकल रीज़न ही होगा तभी वो कराया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जो है बिहार का कास्ट सेंसस बाहर आ चुका है, इसको हम ऑफिशियली भी कह रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सर्वे कराया गया है ना, CCS कराया गया, कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सर्वे कराया गया है। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि भाई ना तो भाई आसमान गिर चुका है, ना ही पृथ्वी हिली है। तो मतलब ये है कि हम खामखा ऐसे ही डरते रहते हैं कास्ट सेंसस को कराने से या बताने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या पॉलिटिक्स है कि आप कास्ट को काउंट नहीं करना चाह रहे, क्या कारण है ना, और किसको फ़ायदा मिलता है जब भी आप कास्ट नंबर्स और डाटा जो होता है रिलीज़ आप नहीं करते, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो कह रहे हैं वो ये है कि अब ये बहुत सारे सवाल हैं कि भाई क्यों कास्ट सेंसस नहीं कराया जा रहा है। अगर कास्ट सेंसस कराया जाता है तो भाई हम डाटा को रिलीज़ क्यों नहीं करते हैं, है ना, और इससे किसको फ़ायदा होता है। तो बिहार के ही ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सर्वे हुआ है, हमें इसको बहुत ही एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव से देखो भाई दोस्तों, देखना पड़ेगा, है ना। ये मानते हैं कि भाई एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है, क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े स्तर पे इतनी अच्छी एक्सरसाइज करी गई है, जिसका खासकर रिजल्ट जो है वो पब्लिक किया गया है। देखने वाली बात तो ये है ना। तो जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका है, या फिर आपकी यूनियन गवर्नमेंट खुद ही, मतलब जिसका सोशो इकोनॉमिक सेंसस कराया गया था 2011 में, जिसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो नहीं रहा, है ना, इन्होंने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डाटा सिस्टम जो है वो पास में कराया था, लेकिन कभी भी इन्होंने रिवील नहीं किया। क्यों भाई रिवील क्यों नहीं किया? अगर आप वो करा रहे हो तो रिवील तो कर दो। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने भी कराया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट भी अभी जो है पूरी तरह से सारे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री डाटा जो है किसी भी कास्ट सेंसस में जो आता है, वो खासकर वो है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है कास्ट ग्रुप्स का, वो इन्होंने अभी भी रिलीज़ ज़्यादा नहीं किया है, जिससे हमें एक सोशल सेंस मिल सके कि भाई कौन सी कास्ट जो है किसको कितना कितनी तरक्की हो रखी है। तो बेसिक चीज़ें हमें ताकि पता चल पाए, वो भी अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो मतलब अभी भी ये भी होप करी जा रही है कि भाई अभी हाल फिलहाल में जल्दी से जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है बोल्डली बिल्कुल बाहर आएगी, और जितने भी इन्फ्रेंशियल इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट हो सकती है कास्ट की इनइक्वालिटीज़ को लेके, नंबर्स के ऊपर, वो बाहर आके हमें सबको बताएगी। तो ये हम वेट करते हैं, देखते हैं अभी इसमें क्या है। तो अब हम आंसर्स को ढूंढ रहे हैं दोस्तों, है ना। क्यों ऐसा है, क्या कारण है कि भाई क्या पॉलिटिक्स है कि जब भी हम कास्ट को काउंट क्यों नहीं करते हैं। तो इसके पीछे एक नाम निकल के आता है, वो है मैक्स वेबर का। तो मैक्स वेबर जो है, आप सबने नाम सुन रखा होगा। मैक्स वेबर ने मॉडर्न स्टेट के बारे में भी कुछ लिखा था। तो मैक्स वेबर ने, अगर हम इसी के प्रश्नों को हम समझें तो देखते हैं। चलो, तो भाई आज की स्टेट की अगर हम बात करते हैं, देखो आज की स्टेट पहले क्या होता था। पहले ये होता था कि भाई आप जो है कोई भी वायलेंस करो, उसको आप लेजिटिमेट कर दो अपनी टेरिटरी के अंदर, कि भाई आप किसी को कुछ ऐसा कर सकते हो, किसी को चोरी कर सकते हो, तो वो अलाउड है ना। तो पहले तो ऐसा होता था, लेकिन आज की स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है लेजिटिमाइज नहीं कर सकते, वायलेंस को लीगल नहीं कर सकते किसी भी डिफाइंड स्पेसिफाइड टेरिटरी में, भले या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। कैसे? अब जो है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सोशल स्टैटिस्टिक्स जो है, एग्रीगेटेड सोशल स्टैटिस्टिक्स जो है, उसको हम कंट्रोल करें, उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि जैसे भाई देखो, मान लो मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं, आपने डाटा को में दिखा दिया मर्डर कम हो रहे हैं, ख़त्म बात, है ना। कौन पूछ रहा है? डाटा जो आ रहा है वही मानोगे ना आप। तो यही चीज़ है। तो जो नेशन वाइड जो नंबर्स हैं, वो बिल्कुल प्राइसलेस रिसोर्स होते हैं किसी भी एक्सरसाइज के, और अपनी पॉलिटिकल पावर को बचाने के लिए किसी भी आज के समय के मॉडर्न इलेक्टोरल सिस्टम में। तो अगर आपको सत्ता में बना रहना है, सत्ता में डेमोक्रेसी में आपको बना रहना है, तो भाई आपको ऐसे काम तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो परसेप्शन बिलीफ वाले काम होते हैं दोस्तों, ये परसेप्शन बिलीफ वाले काम होते हैं जो कि हम अक्सर मीडिया से कराते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम मीडिया पे कंट्रोल रखते थे, है ना, और ऐसे कंट्रोल बहुत ही क्रूशल होते थे, क्योंकि इसकी वजह से हम
लोग जो देख रहे हैं उन पे हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब हमें और भी ज़्यादा जो है सरकारें जो हैं टोटल पावर की ओर बढ़ते जा रही है, पूरी तरह से शक्तिशाली और उनको बनना है। तो अगर वो ऐसा बनना चाह रहे हैं तो उनके पास पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए कि क्या क्या कंटेंट मीडिया जो है यूज़ कर सकती है। कंटेंट जो मीडिया यूज़ कर सकती है, आप चीज़ समझ रहे हो, मीडिया क्या यूज़ करेगी, कोई रिपोर्ट आई है, बता दी कि भाई गरीबी रेखा से इतने लोग बाहर आ चुके हैं, तो मीडिया वो यूज़ करेगी ना। तो कंटेंट पे जो है वो पकड़ बना रहे हैं। तो टोटलिटेरियन रेजिम्स की जब हम बात करते हैं, इसमें वो सिर्फ न्यूज़ चैनल को कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि वो पूरी पूरी न्यूज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आपने सिर्फ आज तक को कंट्रोल कर लिया, नहीं, आज तक को तो कंट्रोल होगा ही, लेकिन आज तक क्या दिखा रहा है, क्या नंबर है, क्या डाटा है, उसको वो कंट्रोल ज़रूर करेंगे। तो यही है सोशल स्टैटिस्टिक्स की बात, कहानी। तो सोशल स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वही नंबर होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं हमारे बारे में, तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, कलेक्टिव सेल्फ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम जो लोग हैं, हम जो हैं, तो उसके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं। और ये हमेशा बहुत ही बड़ी खबर होती है, क्योंकि हमारे बारे में खबर आ रही है कि भाई हम सब कितनी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कौन कितना आगे बढ़ा, कौन कितना पीछे रह गया। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हमें पता चलती है। तो इसलिए कोई भी पहला स्टेप जो होता है ऑथोरिटेरियनिज्म के पास जाने के लिए, कि भाई ऑथोरिटेरियनिज्म क्या होता है, जब हम पूरी तरह से उस देश पे हम जैसे कब्ज़ा कर लिया, जैसे आपका ऑथोरिटेरियन रेजिम्स जो होती हैं, है ना, सद्दाम हुसैन वाली जैसे थी, है ना, तो ये उनका मकसद यही होता है कि किस तरह से वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को हम कंट्रोल कर लें, और ऐसे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करें जो कि सोशल स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं। सोशल स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या क्या आता है, अब आप पूछोगे सर उसमें आता क्या है, अरे भाई ग्रोथ के फिगर्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की फिगर, कितने रोज़गार हो रखे हैं। मान लो आपने ये बताना ही बंद कर दिया कि रोज़गार भारत में कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने आप ही लोग शांत रहेंगे, क्योंकि इसका असर इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इसके लिए कोई ग्रुप नहीं बन पाता है, क्योंकि हर कोई रोज़गार ढूंढ रहा होता है। आपके हेल्थ के इंडिकेटर्स पे असर दिखा दिए, कोविड में इन्होंने अगर आप दिखा दो कि भाई कोविड में एक भी जो है मोर्टेलिटी नहीं हुई है कोविड की वजह से, है ना, तो आप उससे स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हो। मीडिया के पास भी एक हथियार आ जाता है कि वो दिखा सकते हैं, देखो गवर्नमेंट का डाटा ये कह रहा है। ऐसे ही आपका इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं जो कि सोशल स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो यही नंबर्स जो होते हैं कुछ ना कुछ कहानी हमें ज़रूर बताते हैं इलेक्टोरेट के बारे में। तो कास्ट डाटा की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही स्पेशल केस होता है सोशल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। नॉर्मल सोशल स्टैटिस्टिक्स तो होता ही है, उसके अंदर और हम कास्ट डाटा, और उसके अंदर हम डीप घुसते हैं, तो वही मतलब होता है कास्ट डाटा का। क्योंकि कास्ट डाटा जो होता है वो हमें और ज़्यादा छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ के बारे में हमें बताता है, आइडेंटिटी कंटेनर्स के बारे में बताता है। आइडेंटिटी कंटेनर्स मतलब कि ये छोटे छोटे जो है कंटेनर बने हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग कास्ट है, और हम ये पूरा एक बड़ा सा डाटा है और इसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर बने हुए हैं, ठीक है, ये कास्ट के। तो ये तो हो गया टोटल स्टैटिस्टिक्स। मान लो इसने हमें बता दिया कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितने रोज़गार हैं, ये टोटल, लेकिन अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि इन छोटे छोटे कंटेनर में रोज़गार किसके पास कितना है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है। तो अगर हम, इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई इस डाटा को हम पहचाने, पकड़े, क्योंकि इस डाटा के पास बहुत ज़्यादा पावर है कि वो हाईलाइट कर पाएगा सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में, कि कितनी सोशल इनइक्वालिटीज़ देश में हैं। और इसी की वजह से देखो, जितनी ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा सोशल डिसकंटेंट होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, टेंशन्स होती हैं कम्युनिटी के बीच में। और इसी की वजह से जो होता है पॉलिटिकल हेज मनी भी किसी भी रूलिंग पार्टी की बनाए रखनी होती है या फिर टूटती है। तो ये कास्ट सेंसस डाटा जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो जितना ही स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट एंड्योरिंग कॉमन आर्गुमेंट जो होता है कास्ट एनुमरेशन के बारे में, वो हमेशा ये कहते हैं भाई अगर आपने कास्ट सेंसस कराया तो कास्ट डिवीज़न जो होंगी वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और ज़्यादा सीमेंटेड हो जाएगी, भाई आप और ज़्यादा कास्ट को बढ़ावा दे रहे हो, है ना। और इसकी वजह से जो एक मूवमेंट चल रहा है, कौन सा मूवमेंट चल रहा है, कास्ट लेस सोसाइटी का। तो इसकी वजह से जो एक मूवमेंट चल रहा है कास्ट लेस सोसाइटी का, कि भाई कोई भी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कास्ट ना हो, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है, हम मानते हैं, बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपने कास्ट जब भी आप रिलीज़ करोगे तो इसकी वजह से कास्ट डिवीजन जो होंगी वो बढ़ ही जाएंगी। लेकिन रियलिटीज़ जो है कास्ट इनइक्वालिटीज़ की आज भी हमें नहीं पता है। तो हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ आज के समय में कितनी हैं, और हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, तभी तो हम कास्ट फ्री फ्यूचर में जी पाएंगे, ठीक है। तो हम जब तक हमें कमियां नहीं पता लगेंगी तब तक हम उसका सोल्यूशन, समाधान कैसे निकाल पाएंगे। तो अगर आप सेंसर करना चाह रहे हो, सप्रेस करना चाह रहे हो कास्ट डिवीज़न को,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवरकम कर दो, मतलब कि आप पूरी तरह से उसके बारे में बात ही करना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। डिफरेंसेस को जब तक आप इग्नोर करोगे तब तक ये परसिस्ट करते रहेंगी। आपको डिफरेंसेस बिल्कुल हटाने होंगे अलग अलग कास्ट के बीच में। तो यही डिफरेंसेस जो थे ये इग्नोर करे गए थे हमारे लीडर्स के द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल के बाद से, और इसको तो पूरी तरह से जो है नेहरू एरा में इसको इरेज ही कर दिया गया था, पूरी तरह से हटा दिया था कि भाई हम इसको देखेंगे ही नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रूटल ऑथोरिटेरियन जो होते हैं वो ही जो होते हैं सप्रेस कर पाते हैं सोशल रियलिटीज़ को हर दिन मिलियंस के द्वारा, कि भाई जैसे नॉर्थ कोरिया में सब कुछ बताते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत कुछ है ना। वो चाइनीज़ वाले देख लो ना, चाइना में क्या बताते हैं कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है सब। तो जिस तरह से वो न्यूज़ वो दिखाते हैं ऐसे लोग वो मानते हैं। तो नेहरू की अगर हम बात करें, भाई नेहरू जो है ब्रूटल ऑटोक्रेट तो नहीं था, है ना। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो कास्ट डाटा को लाना बहुत ही ज़रूरी इसमें हो जाता है। तो ये राइटर ये कह रहे हैं कि भाई भले आपने नेहरू के ऊपर कितने विट्रोलेज किया, विट्रोल का मतलब वैसे होता है एसिड फेंक देना चेहरे के ऊपर, है ना। तो विट्रियोल मतलब कि किसी को नुकसान करना। फिर भी जो है अभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी कास्ट डिफरेंसेस हैं उनको हम एक्सपोज करें, उनको हम बताएं, दिखें। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई कास्ट की काउंटिंग आराम से हो जाएगी, आपने छड़ी घुमाई और जो है मतलब कास्ट की काउंटिंग होगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। या फिर आपने छड़ी घुमाई, आपने कास्ट की काउंटिंग कर ली, उसकी वजह से जितनी भी कास्ट इनक्वालिटीज़ हैं, ऑपरेशन है, वो अपने आप ही सप्रेस हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होना है। लेकिन क्योंकि कास्ट की काउंटिंग बहुत ही मैसी, बहुत ही कंटेंशियस और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, इसके असर होंगे, इसकी कुछ कमियां होंगी, ये इसमें कुछ इनएडिक्वेसीज भी होंगी, कुछ फ्लॉज भी होंगे, लेकिन ये बहुत ही इनएस्केपेबल, मतलब कि इसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इनएस्केपेबल पहला स्टेप है कि अगर आप जो हो ऑनेस्ट पॉलिटिकल एंगेजमेंट रखना चाह रहे हो, एक्चुअल रियल डिफरेंसेस के बारे में, कास्ट की डिस्पैरिटीज़ के बारे में, अगर आप एक्चुअली कास्ट डिफरेंसेस को हटाना चाह रहे हो तो ये सबसे बड़ा स्टेप है। कहने का मतलब ये है, और आज के भारत में इससे हम लंबे समय तक इवेड नहीं कर सकते। इवेड मतलब इससे हम भाग नहीं सकते हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एज ए कास्ट सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, हमें अभी भी रियलाइज़ होना बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे बड़ा रीज़न जो है कास्ट को काउंट करने का, उसका कोई भी रिलेशन जो है आपका वेलफेयर प्रोग्राम्स और इलेक्टोरल मैन्यूवरिंग से रिलेटेड नहीं है। कास्ट जो है काउंट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है आज की लाइफ चांसेस के बारे में। इसका मतलब कास्ट डिफरेंसेस जो हैं सच्चाई है ना भाई, कास्ट डिफरेंसेस की एक सच्चाई है। तो कास्ट डिफरेंसेस जो हैं एक बहुत ही बड़ा रियल डिफरेंसेस तो है ही। तो अगर आप जब भी आप यूनिटी की बात करते हो, आपने हमेशा यूनिटी की बात करी है दोस्तों, लेकिन भाई यूनिटी तब होगी जब कास्ट डिफरेंसेस जो होंगे वो आप उनको एड्रेस कर पाओगे। कैसे एड्रेस होंगे? ताकि तभी एड्रेस होंगे जब आप डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स जो होंगे आप छोड़ोगे। तो इसके लिए आपको हिम्मत भी चाहिए, सिर्फ डर ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपको ट्रू पॉलिटिकल यूनिटी रखनी है तो आपको ऐसे डिफरेंसेस से आपको नेगोशिएट करके आपको बाहर आना ही पड़ेगा। फेक यूनिटी जो होती है वो फेक पॉलिटिक्स ही कहलाती है, ठीक है। कि अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई हाँ देखो जी हम सब तो एक ही हैं, हम सब तो एक ही हैं, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हम अपने स्टैंडर्ड जो हैं अकाउंटेबिलिटी के एज ए पॉलिटिशियन वो हम कम कर रहे हैं। तो जो वेस्टर्न लिबरल आइडियल हैं जो सोचते हैं कि भाई ऑफ द प्योर इंडिविजुअल एनकम्बर्ड बाय एनी सोशल आइडेंटिटीज़ मे नॉट बी इन आवर फ्यूचर, तो सारी बात ये है कि भाई बेस्ट रीज़न तो यही है कि भाई आपको कास्ट की काउंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कास्ट डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ही आज के समय के रियल डिफरेंसेस हैं, सच के डिफरेंसेस हैं। और अगर आप यूनिटी की जब आप बात करते हो तो आपको ऐसे डिफरेंसेस को हटाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में दे रखा है अनलाइक अ टीचर ये लिखा है रेखा शर्मा ने, रेखा शर्मा जी ने लिखा है। तो इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। तो भाई ये कह रही है कि भाई अगर आपको JNU का जब भी आपको हेड बनाया जाता है, ये बहुत ही ऑनर की बात है, क्योंकि आज के एजुकेशन में सिर्फ ज़िंदगी के प्रिपरेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो आज की एजुकेशन जो है खुद से ही एक अपनी ज़िंदगी है, खुद से ही एक अपनी लाइफ है। तो जब भी जो कोई टीचर जो है बोलता है,
कोई बात करता है, कोई टीचर जो है, शिक्षक जो होता है कुछ बात करता है, वो एक दरवाजे खोलता है विजडम के लिए, है ना, आपको एक विजडम मिलती है, ज्ञान मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो JNU के वाइस चांसलर की ये बात कर रही हैं संती श्री धूलीपुदी पंडित, जिन्होंने अभी कुछ कहा, क्या कहा बुक के लॉन्च में, उनकी बुक का नाम है जगाला पोखरनारी दवी वल्वी बाय अभिजीत जोग। इन्होंने बहुत ही डिसअपॉइंट सबको करके रख दिया। इन्होंने ये कहा कि भाई ये हिंदू हैं और इनको बहुत ही प्राउड है हिंदू होने में, और इनके पास पूरा रीज़न है प्राउड होने का। तो हिंदुज़म जो है टीच करता है प्यार को और रिप्रेशन को, वो है ना, हिंदुज़म हमेशा प्यार को बढ़ाता है और रिप्रेशन के वो अगेंस्ट बोलता है, किसी को रिप्रेस ना होना पड़े। तो बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये कि ज़िंदगी जीने का तरीका है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी वर्थ लिविंग होती है, कि हम जी रहे हैं और अच्छे से जिए, वही बनाता है। तो एक तरह से ये पाथ बनाता है जिसकी वजह से हमें मोक्ष मिलता है। तो अगर एज अ हिंदू और टीचर, पंडित जो हैं एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में आ जाते हैं कि भाई आप एक टीचर हो और आप ऐसी बात कर रहे हो, ये राइटर कह रही है। तो हाउएवर ये जो है ये देखने में डिसअपॉइंटिंग बहुत लग रहा है कि इनकी स्पीच ने JNU के VCs की काफ़ी हेट्रेड और लेफ्टिस्ट की जो है हेट्रेड लेनी पड़ी है इनको। लेकिन इन्होंने अभी भी मेंटेन रखा है कि भाई जो लेफ्टिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है और जो उनके कल्चरल मार्क्सिज्म है, इसकी वजह से कैंसिल कल्चर आ चुका है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा उसको आप कैंसिल कर दो, ये VC ने कहा है। तो इनका कहना का मतलब ये है कि भाई वो ये कह रही है कि भाई राइटर कह रही है कि जो पंडित हैं, मतलब जो इनकी VC हैं, ये भूल जा रही हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक लर्निंग प्लेस नहीं हो सकती अगर उन लोगों के दिमाग में आग जले तो, ठीक है। अगर लोगों के दिमाग में आग जलेगी तो वो लर्निंग प्लेस नहीं हो सकता। तो टीचर का हमेशा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई वो नॉलेज फैलाए, सबको गाइड करे, है ना कि सबके दिमाग को वो छोटा करें। मतलब भाई ये कह रही हैं कि भाई आप स्टूडेंट्स को खुद के पाथ सर्च करने के लिए छोड़ दो, उनके सपनों को उनको अचीव करने के लिए उनको करने दो, उनको जैसा मन है उनको वैसा करने दो, उनके आइडियाज़ हों, कन्विक्शंस हों, थॉट्स को एक डी जनरेशन के तौर पे आप मत रहने दो। मतलब कि आप ये कह दो कि नहीं बच्चे जो हैं ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि वो इसको बिलोंग करते हैं, उसको बिलोंग करते हैं, मार्क्सिज्म को वो कर रहे हैं। भाई आप बच्चों के ऊपर छोड़ दो, बच्चे जैसा समझेंगे, जैसा उनको ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से चुन लेंगे। तो VC ने पूरी तरह से ओपनली डिक्लेयर किया था उन्होंने कि भाई हिंदुत्व को वो फॉलो करती है और उनके एसोसिएशन है RSS से, और कर सकती हैं भाई, क्यों नहीं कर सकती, सबका अपने जीवन है और आप चूज़ कर सकते हो, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो चूज़ कर सकती हैं तो उनके स्टूडेंट भी चूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी अपना हक है कि वो अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। तो आप बच्चों को पढ़ाओ, गाइड करो, लेकिन आप प्रोटेस्ट मत करो कि अगर भाई आप उनसे एग्री नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई लेट JNU बी ए क्रेडल नॉट अ टॉम। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, उन्होंने सैटरडे रात को जो है कोर्ट खोली थी, किसके बारे में, तीस्ता सितलवाद बेल के बारे में। क्या हुआ, है ना। तो इन्होंने यही कहा था, VC ने पूछा था कि क्या ये हमारे लिए होगा कि भाई तीस्ता सितलवाद के लिए तो कि बेल के लिए तो रात को सुप्रीम कोर्ट खोल दी थी, लेकिन क्या अगर हम ऐसे कभी फंसे तो हमारे लिए ऐसा होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई अस का मतलब क्या है, ये कौन आते हैं, इन अस में कौन आता है, भाई हमारे में कौन कौन आता है। तो भाई आप पहली बात तो ये कि क्या कोर्ट ने कोई क्राइम कर दिया कि अगर उन्होंने नॉन वर्किंग डे पे जो है जस्टिस दे दी, पहली क्वेश्चन तो ये है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पुराने केसेस में भी ऐसा काम किया है, बहुत ही पिक्यूलियर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रात में कोर्ट लगाई है और उसका अपना डिसीजन दिया है ना। तो क्या लॉ जो है डिस्क्रिमिनेट करने लगे, कानून जो है क्या डिस्क्रिमिनेट करने लगे अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे, स्पेशली अगर ऐसे इश्यूज जिनमें फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी आए। तो ये क्वेश्चन राइटर जो है इम्पोज कर रही है कि भाई देखो, मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सितलवाद के केस में अपनी कोर्ट जो है रात में लगाई थी, जस्टिस दी थी, बट क्या आप जो है कोर्ट की डिसीजन को आप इन चीज़ों से जोड़ सकते हो कि भाई कोर्ट ने केस इसलिए खोला क्योंकि भाई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को वो बिलोंग करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। तो कबीर दास जो थे 15वीं सेंचुरी की जो सेंट और पोइट थे, इन्होंने टीचर्स को बहुत ही हायर
पोजीशन पे रखा है गॉड के भी ऊपर, ठीक है, भगवान से भी ऊपर कबीरदास ने रखा था। एक टीचर जो है वो पूरी पूरी इटर्निटी को असर डालता है। भाई देखो, जो जैसे बीज आप दिमाग में बोओगे ना बचपन में, वही आगे चल के उभरेंगे। तो जो अमेरिकन जूरिस्ट रॉबर्ट ग्रीन इंगरसोल ने एक बार कहा था, 1 गुड टीचर इज़ वर्थ 1,000 प्रीस्ट, कि आप 1000 पीस ले आओ और आपके सामने एक अच्छा टीचर होगा ना, तो वो जो है, ये किसने कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने, वो उनसे ज़्यादा बढ़कर होगा। क्योंकि एक टीचर जो है दुनिया बदल सकता है, पूरी ज़िंदगी की राह बदल सकता है। तो क्या अभी आज के जो हमारे टीचर्स हैं, क्या ऐसी नॉलेज और दे पा रहे हैं? क्वेश्चन तो ये है। तो अभी 2 हॉरिफिक इंसिडेंट हुए थे, 2 हॉरिफिक इंसिडेंट हुए स्कूल से। तो पहला था मुजफ्फरनगर में, दूसरा था कठुआ में। तो ये जो इंसिडेंट देखो, मुजफ्फरनगर और कठुआ में अभी इंसिडेंट हुआ था। इन इंसिडेंट ने बहुत सारा पब्लिक आउटरीच भी हुआ, लोगों को बहुत गुस्सा आया देख के। एक मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने भी स्टूडेंट्स को, अपने साथ वाले स्टूडेंट को मारने के लिए कह दिया, जो कि 7 साल का एक मुस्लिम लड़का था, है ना, पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि भाई उसने जो है क्लास का असाइनमेंट नहीं बनाया था, है ना। और जो जिन टीचर ने कहा था, इन्होंने ये भी कहा साथ साथ करते हुए कि भाई मुस्लिम माएँ जो हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो ये इंसिडेंट जो था कैमरे में कैप्चर कर लिया गया और ये वीडियो जो था सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया था और वो पूरी तरह से फैला दिया था। एक और इंसिडेंट हुआ था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में, जब क्लास 10वीं के बच्चे जो था गवर्नमेंट स्कूल का, उसको मारा था टीचर ने, हैं, और प्रिंसिपल ने भी मारा था, क्योंकि उसने जय श्री राम लिख दिया था क्लासरूम के बोर्ड के ऊपर, है ना। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर लड़के ने अगर ऐसा कुछ करा है तो उसको वो मार देंगे, मतलब ये भी कहा। सोचो मतलब कितना गुस्सा अंदर तक भरा हुआ है। तो उस बेचारे बच्चे को जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था 5 दिनों के लिए। तो ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं ये हमें ज़रूर बताते हैं कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लर्निंग के टेम्पल्स को में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे टीचर जो होती है ऐसे क्राइम कर जाती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं, छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट, देखो भाई स्नोबॉल्ड का मतलब क्या होता है? देखो, स्नोबॉल्ड का मतलब होता है जब आप बर्फ़ में आप छोटी सी बर्फ़ फेंकोगे तो वो धीरे धीरे गोल 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 होके बड़ी सी बर्फ़ बन जाती है। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट जो होते हैं, थोड़ी सी बर्फ़ जो होगी बड़ा सा बर्फ़ बन जाती है, मतलब कम्युनल वायलेंस में कन्वर्ट हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि भाई ये कम्युनल वायलेंस में नहीं कन्वर्ट हुए, लेकिन ऑब्वियसली बात है बाइसनेस और बाइगोटरी जो है इसकी वजह से हमारे लाइफ्स के अंदर आई जाती है। ऐसी चीज़ें देख के हमें भी दुख होता है। तो हमें हमेशा जो है ये देखना चाहिए कि भाई हमारे डिफरेंसेस जो हैं उनको हम अपनी टुगेदरनेस के साथ मिक्सअप कर लें। देखो भाई, है ना, बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिटी को जो है आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही डाइवर्स नेशन में रह रहे हो, और डाइवर्सिटी जो है आपकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि वीकनेस होनी चाहिए। और हमारे यंग माइंड को आपको अपने विचारों से, ऐसे विचार जो कि बायस हों, हेट्रेड से भरे हों और इज्म से रिलेटेड हों, किसी भी तरह के कम्युनिज्म, है ना, ये सब, इन सब से आपको दूर रखना है। तो ऑनर्स जो है टीचर्स के ऊपर आता है कि भले वो स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, दोनों टीचर्स के ऊपर ये आता है कि आप बच्चों को सही राह दिखाओ, सही गाइड करो। और इसी के लिए हमें गोल्डन जो शब्द हैं, अमेरिकन पोइट जिसका नाम है वेंडोलिन ब्रुक्स, इन्होंने ये कहा था, वी आर ईच अदर्स हार्वेस्ट, वी आर ईच अदर्स बिजनेस, वी आर ईच अदर्स मैग्नीट्यूड एंड बॉन्ड। मतलब कि हम सब जो हैं आपस के उगाए हुए फसलें हैं, और हम सब जो है आपस के ही बिजनेस हैं, ठीक है। और हम, क्योंकि आपस में ही हम सबको फ़ायदा होता है, और यही जो है, और हम सब ही आपस की मैग्नीट्यूड हैं और अपने की बॉन्ड हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। तो अब हम नेक्स्ट ये छोटा आर्टिकल वाला देख लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल लग रहा है। तो इसमें जो है mRNA का प्रोमिस के बारे में दे रखा है, मैसेंजर RNA के बारे में दे रखा है। भाई देखो, नोबेल प्राइज़ मिला है हर अक्टूबर को। देखो क्या इसमें क्या बात क्या कह रही है कि भाई हर अक्टूबर में कैटलिन कैरिको का जो मदर थी, वो बहुत ही रेडियो को सुनती थी कि किस तरह से उनकी न्यूज़ उनको सुनाई दे कि उनको डॉटर को फाइनली जो है नोबेल प्राइज़ मिल जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेके। कैरिको ने रिकॉल किया जब वो अपना इंटरव्यू पब्लिश कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, कि भाई हर साल जो है उनकी मदर किस तरह से वेट करती थी। तो नोबेल प्राइज़ जो है कैरिको को इस बार मिला। अब छोड़ दो नोबेल, कैरिको को तो आज तक खुद की कोई परस्यूट के लिए कोई एक ग्रांट तक नहीं मिला था कि भाई वो एक पोटेंशियल मैसेंजर RNA का खोल पाए बीमारियों को ठीक करने के लिए। लेकिन उनकी जो रिसर्च थी, जो कि डिस्क्राइब करी गई थी अनवर्केबल,
पहले अनवर्केबल रिसर्च डिस्क्राइब कर दी थी कि भाई वो और उनके जो फेलो परसुअर थे ये मानते थे कि भाई ये इम्पॉसिबल है। फिर ड्रू वीजमैन को नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन इस बार। यही एक तरह से काम आया कि भाई मैसेंजर आरएनए जो है यही एक की है आप मेडिसिन के फ्यूचर को होल्ड करने का। तो करिको और वीजमैन ने कोशिश करी थी कि किस तरह से मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, वो मैसेंजर जो कि कैरी करता है डीएनए के पास जाता है। हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है। देखो हमारे सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है ना। मैसेंजर आरएनए इसके अंदर घुसेगा, है ना, और वो डीएनए को कहेगा भाई देखो क्या है ना, मैसेज पहुंचाता है, ये मैसेंजर में एम आ रहा है ना, तो ये मैसेज पहुंचाएगा डीएनए के पास। वो कहेगा देखो भाई अब आपको ना ये वाले कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने हैं, है ना, आप ये वाले प्रोटीन बना दो, हमारी शरीर में बीमारी फैली हुई है, उस प्रोटीन से हम उस बीमारी से हम लड़ जाएंगे, ख़त्म बात। ऐसे ही काम होता है। तो ये अभी फ़िलहाल तक लोग ये मान के चलते थे हम इस मैसेंजर आरएनए को हम यूज़ नहीं कर सकते कि हम अंदर जाके उनको बोल दें कि ऐसा ऐसा कर दे, लेकिन ये इन्होंने मिथ तोड़ी है ना। और ये पॉसिबिलिटी इन्होंने ढूंढ के निकाली है कि मैसेंजर आरएनए जो है शरीर के अंदर ऐसे काम कर सकता है जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिले। और इन्होंने ये प्रूव भी करके दिखाया था, अलग अलग जानवरों के ऊपर इन्होंने करके देखा था, जिसके अंदर इन्होंने मैसेंजर आरएनए जब करा था तो इन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कोज कर रहा है ना। फिर करिको वीजमैन की डिस्कवरी ये थी कि मैसेंजर आरएनए को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो एक स्पेसिफिक वे में, ताकि इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक ना करे। क्या करते थे, मैसेंजर आरएनए छोड़ेंगे तो नॉर्मली छोड़ोगे तो वहाँ हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, वो उसके ऊपर अटैक करता था, उसकी वजह से हम बीमार हो जाते थे। अब इन्होंने मैसेंजर आरएनए को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम उनको पहचानता नहीं है और उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट जमा, और 2005 के पेपर डॉक्यूमेंटिंग ये ब्रेक थ्रू, 2005 में ये ब्रेक थ्रू आई थी, लेकिन इसको नॉर्मली लोगों ने इग्नोर मार दिया था। अब ये 2020 में जाके जब इसकी पोटेंशियल को देखा गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोविड-19 के जो डिवास्टेशन जब आया, तब लोगों ने पहचाना। मैंने सोचो 2005 में रिसर्च करी थी और इस रिसर्च की पहचान होने के लिए 2020 कोविड को आना पड़ा, तो जाके करिको और वीजमैन की डिस्कवरी को हमने एक्सेप्ट किया, हमने पहचाना। तो यही करिको वीजमैन की डिस्कवरी की वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ जो हैं बची हैं। और यही मैसेंजर आरएनए अब वैक्सीन जो हैं, अब वो कैंसर की हो या फिर अब मलेरिया हो, एचआईवी हो, जीका हो, इन सब के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। तो मैसेंजर आरएनए में किस तरह से करिको वीजमैन ने अपना रोल अदा किया है। तो ये एक आर्टिकल इसमें दे रखा है, स्टेक्स इन माले। तो इंडो मालदीव टाइज जो हैं, अभी देखो भाई अभी टेस्ट होने वाला है इंडिया और मालदीव का। आप सबको टेस्ट होने का मतलब इनकी फ्रेंडशिप का टेस्ट होने वाला है दोस्तों। देखो भाई मोहम्मद मुइज़ू आ चुका है वहाँ पे, मुइज़ू। तो क्योंकि ये चाइना स्पॉन्सर्ड है, सारी बात ये है ना, तो ये बहुत ही आसान है कि न्यू दिल्ली को कि भाई या तो आप इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी मालदीव्स के जो हुए हैं, या तो आप इसको अच्छे से इम्पोर्टेंस दे दो या फिर इम्पोर्टेंस मत दो, आप कुछ भी कर लो। लेकिन सारी बात यह है कि अभी मोहम्मद मुइज़ू की सरप्राइजिंग विक्ट्री हुई है आफ्टर अ सेकेंड राउंड रन ऑफ इलेक्शन अर्लियर, जिसमें चाइना को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंडिया के जो टाइज़ हैं मालदीव्स के साथ, उनके भले डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, है ना, वो मुख्य इश्यूज़ थे कैंपेन को लेके। मुइज़ू ने एक्यूज़ किया था अभी के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को कि भाई वो जो है इंडिया के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। और मुइज़ू ने बार बार ये कैंपेन में बोला था इंडिया आउट, मतलब ये पूरी तरह से एंटी इंडिया, क्योंकि है ना। तो जब ये ऑफिस में था, लास्ट जब ये ऑफिस में था, म्यूज़ी की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, इसकी पार्टी का नाम है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स जो थी, वो हमेशा मान के चलते हैं कि भाई देखो वो चाइना से वो क्लोज थे। और अभी भी जो है बहुत ही क्रैकडाउन और प्रोटेस्ट डिसेंट उन्होंने करी थी। तो ज्योग्राफिकल देखो क्या चक्कर क्या है ना, वहाँ पे बीआरआई भी हो रहा है, सारे काम वहाँ पे हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बीआरआई को लेके, हैं। तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है हमारे जो है, हम ज्योग्राफिकली बहुत मालदीव्स के बहुत पास हैं, हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा कन्वर्ज होते हैं, आसपास मिलते हैं, और हमारी कल्चर भी जो है वो मिलती हैं, कल्चरल एफिनिटीज़ भी हैं। इसका मतलब ये है कि भाई दिल्ली हो या माले हो, दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज और गहरा रिलेशनशिप है। लेकिन चाइना के फुटप्रिंट जो हैं और जो एम्बिशन है
वो इंडो पैसिफिक रीजन हो या इंडियन ओशन रीजन हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मालदीव्स जो हैं वो हमारे भारत के एक लिक्टोरल नेशन में आता है। देखो टर्म है लिक्टोरल नेशन, ठीक है, लिक्टोरल नेशन में आता है, जो कि अब पार्ट हो चुका है बीजिंग का इकोनॉमिक स्ट्रेटजी कैलकुलस में, कि बीजिंग जो है अब वहाँ पे पहुँच चुका है। तो इंडिया ने भी देखो भाई बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट तो करा है देश में सोलह के टेन्योर में। जब सोलह हुआ करता था तब इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी, क्योंकि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, सागर मिशन रहा है। सबको पता है सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना। हमने सिक्योरिटी में कोऑपरेशन किया दोनों देश में। ये सब जो है सोलह के दौरान, जब सोलह प्रेसिडेंट हुआ करता था उसके दौरान हमारा इंडिया का मालदीव्स का अच्छा बढ़ा है। लेकिन फिर अपोजिशन लीडर आया, अपोजिशन लीडर ने इंडिया आउट का कैंपेन दिया और इसकी वजह से इंडिया वो सोलह जो था वो हार गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी हुआ था एक, जिसमें मतलब श्रीलंका था, इंडिया और मालदीव्स थे, तीनों देश थे, है ना। और दिल्ली ने ये प्रूव भी किया था और प्रोवाइड भी किया था फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेके। देखो भाई हम इनको पैसे तो दे रहे हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए हमने पैसे दिया। हम इनके साथ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी थे, जिसमें श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स हुआ करते थे। तो अब ये डाउट तो है कि अब थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। देखो भाई हमें तो पता है कि भाई म्यूजियो हो या फिर पहले वाला यामीन था, वो चाइना से पास है, ठीक है। और जो प्रेजेंट इलेक्ट जो हुआ है, इसने अपोजिशन के कंसेंसस पूरी तरह से इस और फेवर में दे दिया है। अब देखते हैं भाई क्या होगा, क्योंकि भाई अब भले ही एक तरह से पहले ना यामीन हुआ करता था, यामीन को हटा के वो आया था, है ना। तो अब जो है म्यूजियो जो अब आया है वो एक तरह से यामीन का प्रॉक्सी देखा जा रहा है, क्योंकि यामीन क्या था, यामीन तो अभी जेल में बैठा हुआ है ना। यामीन को जेल हो गई थी, उसको जेल करा के करप्शन चार्जेस में डाल रखा है, तो यामीन इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। इसलिए म्यूजिक को यामीन का एक प्रॉक्सी देखा जा रहा है कि भाई इसने इसको बस ऐसे बिठा दिया है। तो नाशीद किंग मेकर के तौर पे इन्होंने कहा कि एक वहाँ पे किंग मेकर भी है, नाशीद करके है, जो कि एंटी इंडिया स्टैंड को वो फैलाया है उसने। तो सारी बात ये है कि भाई अब हमारे स्टेक्स तो इसमें लगे हुए हैं, देखो, है ना। और माले जो है बहुत ही एक अब भारत की फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है। और हम कोशिश करना चाहिए कि भाई मालदीव्स जो है एक पीसफुली ट्रांजिशन हो, उसमें सत्ता परिवर्तन बहुत ही शांतिपूर्वक हो, और पॉलिटिकल टर्नओवर ज़्यादा इस हिसाब से नहीं हो, और भारत के हित में हो जो भी हो। तो ये तो हमने इस एडिटोरियल पेज का हमने कर लिया। तो आइडिया पेज में इन्होंने क्या दे रखा है, राइडिंग द, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइडिंग दी किनशिप वेव्स, सोशल जस्टिस एंड रोबस्ट, मोर रोबस्ट, ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो बेसिकली आज के एडिटोरियल पेज में तो हम यही दिखेंगे। फिर से हम मिलेंगे दोस्तों, और अच्छे से करेंगे और नई चीज़ें करेंगे। ये एडिटोरियल बहुत ही अच्छा पेज था, आपको ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। आप पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। टाटा बाय बाय।